प्यारे बच्चों, क्या हाल है। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है क्लास 10th का, और ये है सब्जेक्ट आपके पास साइंस। बच्चों अभी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इस तरीके से थोड़ी बहुत इसमें से आप ऑनलाइन इस तरीके से देखते हुए तैयारी कर सकते हैं और इसके बारे में कुछ चीज़ें तैयार भी कर सकते हैं। लेसन का नाम है आपका ऑर्गन ऑफ लाइफ हो सकता है, या बायोलॉजिकल एवोल्यूशन करके हो सकता है। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का मतलब होता है बच्चों, तो ये जैव विकास है। क्या है बच्चों? जैव विकास। तो जैव विकास से संबंधित इस लेसन में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा इसमें आपका मुख्य जो कुछ जैव विकास से संबंधित थ्योरीज आई हैं, वाद, उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि लैमार्क से संबंधित लैमार्कवाद है, डार्विन से संबंधित डार्विनवाद है, उत्परिवर्तनवाद है, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन हम इसको अलग अलग पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में लोगों के या वैज्ञानिकों के क्या क्या ये विचार है। तो यहाँ कुछ कुछ विचार और उनके सिद्धांत या उनके प्रयोग को देखकर आपको थोड़ा सा अचरज होगा। जैसा कि आप भी बचपन में थोड़ा बहुत उम्मीद लगाते हैं कि कैसे लोगों की उत्पत्ति हुई, कैसे इतने बड़े बड़े जीव बने, क्या हुआ, किस तरीके से। तो वैज्ञानिक आधार पर भी देखते हैं, थोड़ा सा धार्मिक आधार पर भी देखेंगे क्या क्या है। धार्मिक आधार आपको या धारणाएं पता ही होंगी। तो इनमें से अगर हम किसी इनको देख लेते हैं ईसाई धर्म में, तो ईसाई धर्म वालों में क्या है कि ये लोग अपने अनुसार ये बताते हैं कि हमारे जीवन की उत्पत्ति या किसी मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, मछली की उत्पत्ति कैसे हुई, पक्षी की उत्पत्ति कैसे, तो उनको उन्होंने 6 दिनों में बांट दिया है बच्चों, कि पहले दिन ये सूर्य बने और अगले दिन ये बने। तो इस तरीके से करते हुए उन्होंने बांटा है। हिंदू धर्म में तो आपको पता ही है, तो ब्रह्मा को माना जाता है द लॉर्ड या द गॉड ऑफ क्रिएटर, बनाने वाले, तो ब्रह्मा को ही माना गया है। उसके अलावा और भी जो देवी देवताएं हैं उनसे संबंधित विचारधाराएं, ये सब तो है ही हैं। इनके अलावा और वैज्ञानिकों के कौन कौन सी विचारधाराएं हैं बच्चों, उनको भी हम देखने वाले हैं। तो पहला इसमें स्वतः जनन है बच्चों। स्वतः जनन कौन सा सिद्धांत है बच्चों? स्वतः जनन ये सिद्धांत है, जैसा आप लोग देखते होंगे कि काफ़ी दिन के बाद जो तालाब सूख जाते हैं या कुछ भी हो जाते हैं, तो कुछ दिन बाद क्या होता है, उसमें से बारिश के मौसम के पहले ये टर टर की आवाज़ के साथ मेढक आ जाते हैं। और ये सब तो आपके मन में ज़रूर ये विचार आता होगा कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर ये आए कहाँ से। तो आप लोगों के अंदर होगा अरे ये अपने आप ही ऑटोमेटिक ऐसा कुछ स्वतः इनका जनन हो गया होगा या उत्पन्न हो गए होंगे, ये सब बातें। तो इनके आधार पे क्या है, प्राचीन समय में मिस्र देश, इजिप्ट में बच्चों, मिस्र या इजिप्ट देश जो था, तो वहाँ पर नील नदी थी। तो वहाँ के लोगों की ये विचारधाराएं थी कि उसमें जब गर्म पानी आता है, तो गर्म पानी के कारण ही मतलब जो वहाँ का मतलब कि जीव जंतु हैं उनसे संबंधित सभी जीवों का विकास होता है बच्चों। नील नदी के अलावा और कौन कौन सी थ्योरी है जो स्वतः जनन पर कार्य करता है? तो वो है, सबसे अगर देखा जाए तो वान हेलमॉन्ट की थ्योरी है। तो वान हेलमॉन्ट की थ्योरी पे थोड़ा सा आपको अचरज भी होगा, थोड़ी सी हो सकती है हंसी भी है, लेकिन अब उस समय के वैज्ञानिक थे तो उनके द्वारा जो कही बातें आप उसको देख सकते हैं। उनका सिद्धांत ये था कि ये जो जीव जंतु हैं ये अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं, स्वतः जनन इनका होता है, इनको कोई उत्पन्न नहीं करता, ये ऑटोमेटिक कहीं भी हो सकते हैं, अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। बस इनका यही थ्योरी था। इनमें क्या था कि अगर हम पसीने से सनी हुई कमीज को और 21 दिन के लिए रखते हैं बच्चों, 21 दिन के लिए रखते हैं, और कहाँ पर रखते हैं, गेहूं के भूसे के ढेर में रखते हैं बच्चों, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक बहुत सारे जीव जो हैं वो अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे, जैसे कि जो भी है आपका मेढक है या कुछ भी है। तो इनका ये सिद्धांत है वान हेलमॉन्ट का सिद्धांत। वान हेलमॉन्ट के किस विचारधारा पे बच्चों चल रहा है? ये चल रहा है स्वतः जननवाद पर। इनका जो मुख्य वहाँ पे था, तो इनके अनुसार क्या है कि मतलब तो जो भी चूहे हैं, मतलब चूहे हो गए और ये सब, तो 21 दिन अगर आप इनको रख दो, ये पसीने से सनी हुई कमीज और तो 21 दिन के लिए गेहूं के भूसे में, तो यहाँ पे आपके चूहों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा अचरज भी हो रहा होगा, लेकिन ये विचारधारा है तो आपको समझना भी पड़ेगा और इसके बारे में लिखना भी पड़ेगा एग्जाम में अगर आएगा तो। अगला है स्वतः जनन से संबंधित ल्यूएन हॉक, एंटोनी ल्यूएन हॉक का नाम भी सुने होंगे। तो ये भी इसका समर्थन करते थे कि हाँ ठीक है, स्वतः जनन से ही सभी जीवों की उत्पत्ति होती है। लेकिन रियलिटी में क्या है, तो आगे और भी आया, तो और वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, स्वतः जनन नहीं हो सकता। अगर स्वतः जनन हो सकता है तो हम किसी जार को अगर बंद कर दें तो कुछ समय बाद क्या होगा, उसमें से
टाइटली अगर हम पैक कर दें अंदर पानी वानी उबाल के कुछ ऐसा, तो क्या होगा, कुछ समय बाद उसमें जीव की उत्पत्ति नहीं होगी। तो कुछ लोगों ने इसकी थ्योरी भी करके, इसका प्रयोग भी करके दिखाया। जैसे इटली के वैज्ञानिक थे फ्रांसिस्को रेडी। बच्चों फ्रांसिस्को रेडी ने क्या किया, 1668 में सबसे पहले, अब ये थ्योरी सब इंड हो गई हैं, अब हम थर्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं, जीव जनन, कि जीवों के द्वारा जनन होती है। बच्चों यहाँ पे क्या था कि ऑटोमेटिक, उनका कोई किसी से मतलब नहीं, सब अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ये लोग कह रहे हैं नहीं, ये एक जीव से दूसरे जीव बनते हैं। बच्चों फ्रांसिस्को रेड्डी का ही ऐसा कुछ प्रयोग था। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा था 3 जार, और उसमें फिर उसमें अलग अलग में क्या किया, उन्होंने मछली को उबाल कर उसके बाद रखा सभी में, और एक को ऐसे खुले रख दिया, एक के ऊपर थोड़े बहुत कपड़े लगाए, एक पे कागज़ से संबंधित कुछ एक मजबूत आवरण उसके ऊपर चढ़ाया जिससे पूरा एकदम कवर हो जाए। तो उन्होंने लोगों को ये दिखाया कि इसमें काफ़ी दिन बाद मतलब जीव उत्पन्न हो जाएंगे, इसमें भी थोड़े बहुत हो सकते हैं, बाकी अंडे जो भी मक्खियाँ हैं इस पर ऊपर देंगी, कपड़े से अंदर नहीं जा पाएंगे लेकिन थोड़े बहुत देंगे। और थर्ड वाले में तो जीवों की उत्पत्ति होगी ही नहीं। मतलब यहाँ पे क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो पूरी तरीके से पैक है, अंदर जो भी मछली रखी गई है, वो मांस मछली जो भी है, तो वो पूरी तरीके से उबाल दी गई है या उस तरीके से, तो उसके पहले से पूरे जीवाणु और छोटे जीव खत्म हो गए हैं, तो उसमें नए जीवों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इन लोगों का थ्योरी है कि जीवों के द्वारा ही जनन होता है। तो हम कहानी पढ़ रहे हैं फ्रांसिस्को रेड्डी का। अब अगले वाले में है, लेजेरो ने भी इसी तरीके का प्रयोग किया। उन्होंने भी फ्रांसिस्को रेड्डी जैसा ही समर्थन किया कि हाँ ठीक है ये होता है। मतलब उन्होंने भी सेम ऐसा ही पौधों और जंतुओं से संबंधित चीज़ों को उबाला, उसके बाद एक कंटेनर में जिसमें हवा ना जा पाए, वायुरुद्ध कंटेनर में उनको बंद करके रखा, लोगों को और वैज्ञानिकों को दिखाया कि ये इस तरीके से है, अब इसमें जीव की उत्पत्ति नहीं होगी। तो इनका लोग का कहने का मतलब था कि भैया स्वतः जनन जो है वो गलत है, जो जीव जनन वाले हैं। तो लेकिन लोगों ने कहा कि ठीक है स्वतः जनन जो है गलत है, लेकिन जो भी आप ये जीव उत्पन्न कर रहे हैं वो उनका कहना था कि वायु आवश्यक है। यहाँ पे ये लोग विरोध कर रहे हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं वायु आवश्यक है किसी भी प्रयोग के लिए। आप लोग जो भी प्रयोग यहाँ पे इस तीसरे वाले प्रयोग में ये देखा गया पूरा आपने इसको कवर कर दिया, इसमें हवा जा ही नहीं रही है। जब हवा नहीं जाएगी तो जीव की उत्पत्ति कैसे होगी? इन लोगों का कहना था कि वायु आवश्यक है। तो इसी सिद्धांत को देखते हुए लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक जो 1821 से 1895 से, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि सेम ऐसे ही कांच का फ्लास्क लिया, और कांच के फ्लास्क जो इस तरीके से ऐसा कुछ गोले नुमा होता है, तो यहाँ आगे वाले सिरे को इन्होंने क्या किया, गर्म करके यस आकार में इसको फोल्ड कर दिया बच्चों। ठीक है, तो यस आकार में जब इस आगे वाले ऊपर वाले कांच को फोल्ड कर दिया तो किया गया कि इसके अंदर शर्करा प्लस ईस्ट पाउडर, ईस्ट क्या होता है बच्चों, कवक, तो कवक वही होता है जिसको मतलब अगर पानी में हल्का गर्म पानी में अगर हम उबालते हैं और शर्करा के साथ उसको मतलब वो कर देते हैं, शर्करा मतलब मीठी चीज़ चीनी उनी जैसी, तो क्या होता है कि कुछ दिन में इनमें कवक से वो बहुत सारे कवक बनने लगते हैं, जैसे 1 से 2 से 3 से 4 बडिंग टाइप में इसमें बहुत सारा होने लगता है कवक। तो इन्होंने इसीलिए कवक को चुना, किसने, लुई पाश्चर ने बच्चों। तो इन्होंने क्या किया कि आप लोग कह रहे थे ठीक है कि हवा चाहिए हवा चाहिए, तो हम ये हवा के प्रयोग के लिए ही इसको यस आकार में मोड़ दे रहे हैं बच्चों। तो इन्होंने क्या किया, यस आकार क्यों मोड़ा, यस आकार में क्या होगा कि जो भी हवा होगी यहाँ नीचे से जा सकती है, लेकिन जो भी जीवाणु होंगे ये आगे जाके इसी पतली सी नली रहेगी तो उसमें फंस जाएंगे और आगे वो नहीं जाएंगे। तो इन्होंने सेम ऐसे किया, इन दोनों का घोल लिया और इस तरीके से उसके अंदर काफ़ी दिन के लिए रख दिया। बाद में जब इन्होंने ग्रीवा इसका थोड़ा जो इसका गर्दन है, जब गर्दन ब्रेक किया तो क्या हुआ कि इसमें जो है जीवों की उत्पत्ति हो गई। ठीक है बच्चों, जीवों की उत्पत्ति गर्दन तोड़ने के बाद हो गई, लेकिन पहले जीवों की उत्पत्ति नहीं हो रही थी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लुई पाश्चर का सिद्धांत बहुत ज़्यादा फेमस है। लुई पाश्चर कौन है? लुई पाश्चर के बारे में आपको पता होगा, बहुत सारे इन्होंने वैक्सीन की खोज भी किया था। उसके अलावा चौथा जो हमारे पास यहाँ पे थ्योरी आ रही है, थ्योरी हम कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चों? थ्योरी पढ़ रहे हैं जीवन की उत्पत्ति के, कि जीवन की उत्पत्ति किन किन आधार पर होती है। तो चौथी थ्योरी हमारी कॉस्मोजोइक सिद्धांत या थ्योरी है, कॉस्मोजोइक थ्योरी। इसका तो अलग ही थोड़ा सा वो है, ये थोड़ा सा एलियन जैसे बातों से संबंधित है। तो कॉस्मोजोइक थ्योरी में आर्हीनियस जैसे और भी वैज्ञानिकों ने कहा कि हमारे यहाँ के जो भी जीव है ये अन्य प्लेनेट से ही आए हैं, इनका ये था। तो अभी इसके लिए इतना ही। आगे इसके बाद अगला पार्ट में आप देखने वाले हैं क्या बच्चों? एआई ओपेरिन थ्योरी बच्चों। कौन सी थ्योरी?
एआई उपायरियन थ्योरी, जिसमें आप उसके आगे थोड़ा सा स्टैनले मिलर का प्रयोग देखेंगे। यहाँ पे कहना है कि मतलब जीवों की उत्पत्ति वाकई में कैसे हुई, पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी बहुत पहले काफ़ी गर्म था जो भी है, धीरे धीरे कैसे ठंडी हुई, क्या बातें हुई, कैसे अणुओं का निर्माण हुआ, कैसे कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ, तो रसायन के द्वारा कैसे जीवों की उत्पत्ति होती है, अगले पार्ट में हम देखने वाले हैं बच्चों।